नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसलिए शायद क्वालिटी नहीं। में कहीं गड़बड़ हो सकता है, तो दर्शकों से भी माफी मांगूंगा, आपसे भी मांगूंगा। मैं अशोक भाई एक चीज जरा ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो ट्रंप जी ने जिसको अगर एक खराब भाषा है जो रायता फैलाया है, उसमें देर इज उस मैडनेस में एक पर्पस भी है, और वो लगातार दो कदम आगे एक कदम पीछे कर रहे हैं। अब उन्होंने ईरान को सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया, वेरी गुड कंट्री, वी शुड स्टार्ट ट्रेड। और उसके साथ जो अभी ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो है वो अभी तक जो ट्रेड सैंक्शन था ये नहीं कर पा रहे थे, अब चीन उनसे तेल खरीदे। ऐसा लग रहा है कि ईरान भी कह रहा है कि हाँ हाँ, अब हम लोग अपना सैंक्शन। नोबेल पीस प्राइज तो छोड़ दीजिए, उनको अपने ब्रांड्स बचाने हैं। जी जो बंकर ब्लस्टर बॉम्ब था, जी उसके जी ड्रॉप करने के बाद जब 6 बम डाले गए फोर्डो पे ईरान के, और बाकी 2 साइट्स पे पनडुब्बी से मिसाइल दागे गए, तो उन्होंने कहा कि जी 100% टारगेट अचीव्ड, ऑल न्यूक्लियर साइट डिस्ट्रॉयड, द अमेरिकन आर्मी इज द माइटेस्ट आर्मी, जी ये सारा बोल दिया। हुआ उल्टा, न्यूक्लियर साइट को बहुत ही मामूली ऊपरी ऊपरी तहर पे थोड़ा नुकसान हुआ, ना रेडिएशन हुआ, ना उनका 400 किलो यूरेनियम जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल जो क्लेम कर रहा है वो सेफ है। और उसके बाद ईरान चुप रहने के बजाय ईरान और एग्रेसिव हो गया, और पहली बार हुआ कि अमेरिकन बेस पर ईरान ने मिसाइल से हमले करने के बाद अमेरिका चुप रहा, क्योंकि जैसे ही कतार पे हमला हुआ, कतर वालों ने इसका रिटेलिएशन की बात कही। लेकिन इस खास करके इस युद्ध में इस टाइम इजराइल का एक नया चेहरा दुनिया के सामने आया, और ईरान का एक नया चेहरा दुनिया के सामने आया। इजराइल जो बोल रहा था कि उसके पास आयरन डोम है, उसके पास टेक्नोलॉजिकली इतने सॉलिड है, उसके पास अमेरिका का बैकिंग है, उसके पास इतने इंटरसेप्टर है कि कोई मिसाइल इजराइल के धरती को छू नहीं सकता। और ईरान के ऊपर ऐसा था कि ईरान मंदिर का घंटा बन गया था, जब चाहे तब इजराइल उसको बजा ले, जब चाहे तब रेड करके मार दे लोगों को, जब चाहे तब उसका न्यूक्लियर नाम पे हमला करे। मेरे पास कुछ क्लिपिंग्स थी, मैं आपको शेयर करूंगा सर। 1998 में जब नेतन्याहू जवान था, तब वो पार्लियामेंट में बता रहा है कि विद इन 4 to 5 वीक्स ईरान इज गोइंग टू गो फॉर अ न्यूक्लियर वेपन। हमारे पास 2-4 सप्ताह हैं विश्व को बचाने के लिए। 1998 से 10 स्टेटमेंट है उसके कि 1 महीने में बना रहा है, 15 दिन में बना रहा है, 15 वीक में बना रहा है, इस साल बना ही रहा है 2025 तक। लेकिन यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो सेंटर पे निगरानी करती है, उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि 2009 के बाद वो लगातार 6-6 महीने में इंस्पेक्शन कर रहे हैं ईरान का, वहां कोई न्यूक्लियर वेपन बनने का कोई हमको साक्ष्य नहीं मिला। अमेरिका बोलता है कि न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, अमेरिका ने बम डाले, बम फुस हो गए। फुस हो गए मतलब आप 200 जमीन के अंदर 200 फुट आप उसको डैमेज कर गए, लेकिन वो प्लांट ही 400 फीट होगा तो क्या करोगे आप। फिर इजराइल ने, जब इन्होंने कहा कि हम अब रिटेलिएट करेंगे, विदेश मंत्री ईरान के मिलके आते हैं रशिया के साथ, पुतिन के साथ, और पुतिन के साथ मिलने के बाद दूसरे दिन वो अमेरिकन बेस पे हमला करते हैं। क्या रशिया का इसमें ग्रीन सिग्नल था? क्या अमेरिका युद्ध में उतरने के बाद रशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया सब साथ में आ रहे थे? कई ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका भी देख रहा था। इसलिए जब कतर ने कहा कि इस युद्ध को जल्दी खत्म करो, नहीं तो आपके बेस के कारण हम बर्बाद नहीं हो जाए। कतर के पास कोई बहुत ज्यादा मिलिट्री शक्ति नहीं है, जो भी है वो अमेरिकन बेस है।
तो जब कतर के शाह ने लगातार प्रेशर किया व्हाइट हाउस पे, तो व्हाइट हाउस ने अपने दूत को भेजा। ईरान ने कहा कि सीज फायर किस बात का, भाई इजराइल हमले बंद कर दे, हम हमले बंद कर देंगे। इसी बात पर ट्रंप साहब ने तुरंत घोषणा कर दी कि सीज फायर हो गया। पहला ईरान ने किया, उसके 6 घंटे बाद इजराइल करेगा, और ये दोनों देश अब प्रगति के राह पे चलेंगे। ये युद्ध खतरनाक है, बहुत अच्छा है, दुनिया भर का गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस अमेरिका, सब ब्ला 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 कर दिया। लेकिन जब अमेरिका के बेस पे ईरान ने हमला किया, उसी समय इजराइल ने फिर ईरान पे हमला किया, और उसी के बीच में सीज फायर ट्रंप ने घोषित किया। ट्रंप का सीज फायर घोषित होने के बाद ईरानियन विदेश मंत्री ने कहा कि कौन गया था ट्रंप के पास, कौन सा सीज फायर, और उन्होंने फिर इजराइल पे हमले किए और बोला इजराइल का एक भी हमला बिना उत्तर का नहीं जाएगा। इजराइल पे हमला करने के बाद इजराइल चुप हुआ, क्योंकि यह हमला और घातक हुआ, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज बताई जा रही है। इजराइल के अंदर, इजराइल और अमेरिका यहाँ कम से कम कहने के लिए तो लोकतंत्र है, वहां लोगों का भयानक प्रेशर है कि आप युद्ध में क्यों कूदे। इजराइल को इतना कभी नुकसान नहीं हुआ जितना इस बार हुआ। ईरान तो बर्बादी के कागार पर हो ही गया था। कुल मिलाकर अब ईरान और इजराइल दोनों ही क्रेडिट नहीं दे रहे अमेरिका को, तो अब बौखला गए हैं ट्रंप साहब, और फिर कभी इजराइल को भी गाली दे रहे हैं, ईरान को बहुत अच्छा कह रहे हैं। और आज सारे दूर इंटरनेशनल एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को कुछ भी नहीं हुआ। फोर्डो का न्यूक्लियर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, न्यूक्लियर पावर, वो लगातार पावर जनरेट कर रहा है। इजराइल, दक्षिण इजराइल पूर्ण रूप से अंधेरे में है, वहां पे लाइटें, मतलब पूरा उनका जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सेंटर जो थे वो सब नेस्तनाबूद हो गए। अब इससे एक पोलराइजेशन हो गया कि अमेरिका की जो दादागिरी थी उसको ईरान ने ऐसी आंखें दिखाई कि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड ईरान का साथ देगा, नहीं चाहते हुए भी, क्योंकि उनको एक समझ में आ गया कि अमेरिका को भी ललकारने वाला कोई है। अमेरिका को भी ये समझ में आ गया कि ईरान ने अपने बेस पे हमला किया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अभी चुप रहना ज्यादा अच्छा है, कोई ईरान को रिटेलिएट करेंगे तो युद्ध बढ़ेगा। अब जब मैं इसका कंपेयर भारत के साथ करता हूं, तो जैसा ईरान और इजराइल के बीच में अमेरिका कूद पड़ा कि बोल दिया कि ये दोनों लोग मेरे पास आए थे और बोल रहे थे कि युद्ध खत्म करो, और आई थॉट दिस इज द राइट टाइम, तुरंत मना किया उसने, ईरान ने। कोई नहीं गया, कोई भैया व्हाइट हाउस कोई नहीं गया, व्हाइट हाउस का आदमी गिड़गिड़ाने आया था। ऐसा जब भारत के बारे में उन्होंने कहा, तो भारत की तरफ से कोई रिप्लाई क्यों नहीं गया। 2 दिन बाद, 2 दिन क्रेडिट लेता है ट्रंप कि भारत और पाकिस्तान में हमने सीज फायर करवाया। तीसरे दिन बोलता है कि मैंने ट्रेड की धमकी देके इनसे करवाया। पाकिस्तान एग्री करता है, पाकिस्तान कहता है कि आपने बहुत बढ़िया किया, आपको तो नोबेल मिलना चाहिए। फिर भारत की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर के लिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, और फिर हमने सीज फायर किया। लेकिन अभी भी ट्रंप के वक्तव्य का निषेध ये करते नहीं, ना ट्रंप का नाम आते से ही पता नहीं इनके जीप को लकवा लग जाता है, ये बोलने को तैयार नहीं। और अमेरिका लगातार रगड़ रहा है। अमेरिका के सीनेट में एक बिल पास हो रहा है, सैंक्शनिंग द रशिया एक्ट बिल 2025। ये बिल जो सीनेट ने इस प्रस्ताव लाया है, उस सीनेट का CNN को इंटरव्यू है, और वो सीनेट कहता है इंटरव्यू में कि टोटल 100 लोग हैं हमारे सांसद में, 84 लोगों ने उस पर साइन किए हैं, इसका मतलब ये बिल पास होना तय है। उन्होंने कहा कि ये बिल पास होने के बाद चीन और भारत को सबक सिखाया जाएगा। क्या सबक? उनका यह कहना है कि रशिया पे सैंक्शन लगाने के बाद भी रशिया की बदतमीजी कम नहीं हुई, ऐसे अमेरिका को लगता है। उन्होंने कहा कि अब हम ये जो बिल लाएंगे, इस बिल के तहत जो भी रशिया से व्यापार करेगा उस पर अमेरिका 500%, 500% टेरिफ बढ़ाएगा।
मतलब भारत से कुछ भी चीज अमेरिका निर्यात नहीं हो सकती। आपको रशिया से दूर रहना होगा, चीन को रशिया से दूर रहना होगा। जहां तक रशिया को सवाल है, रशिया को ऐसे सैंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। चीन जब ईरान पे सैंक्शन थे तब भी ईरान से सामान ले रहा था, रशिया पे सैंक्शन थे तब भी रशिया से सामान ले रहा था। चीन को 500 क्या 600% भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अमेरिका की इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा, चीन को नहीं पड़ेगा। रहा भारत, भारत क्योंकि अमेरिका के सामने घुटने टेक के बैठता है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड दोस्त था, जो हिमालय जैसा हमारे साथ खड़ा होता था, रशिया, हर युद्ध में रशिया हमारे साथ खड़ा रहा है। ईरान जैसा हमारा एक मित्र देश, जब पाकिस्तान ने 1994 में यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाने का प्रयास किया जम्मू कश्मीर को लेकर, तो उस प्रस्ताव को एडमिट नहीं होने दिया ईरान ने। इतना प्रखरता से ईरान ने उसका काउंटर किया। सदियों से ईरान भारत के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर के मसले पे वो पाकिस्तान के साथ में हमारा साथ देता आ रहा है। और इजराइल के हमारे संबंध 10 साल 12 साल पुराने। और आपने इतने ट्रेडिशनल ईरान को आपने छोड़ दिया। जब समय था तो आपने उसका निर्वचना नहीं की। कौन देश किसको अलाउ करता है? हमारे यहां आतंकी हमला हुआ तो हम नहीं कहते कि हमारे संप्रभुता पे हमला है। इजराइल ने क्यों रॉकेट दागे? इजराइल ने क्यों हमला किया ईरान पे? मनगढ़ंत कहानी बता कि यहां एक एटॉमिक बम बन रहा है, जबकि इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस कहता है कि वो बम नहीं बना रहे हैं, फिर भी आप बोल रहे हो। मतलब आप ही तय करोगे। और हास्यास्पद बात यह है कि इजराइल ना ये कबूलता है कि उसके पास एटॉमिक एनर्जी है, ना मना करता है। अपने यहां किसी को इंस्पेक्शन करने नहीं देता। जिस इजराइल को अलग थलग करना चाहिए उस इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है। भारत अमेरिका के सामने क्यों घुटने टेक रहा है? इंदिरा गांधी के समय भारत की स्थिति तो वो नहीं थी जो आज है, क्योंकि भारत ने निरंतर प्रगति की है, कोई भी सरकारें हो। ऐसे में इंदिरा गांधी ने कम से कम निक्सन के मुंह पे व्हाइट हाउस में बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर भारत की अस्मिता रखने का प्रयास तो किया। यहां क्यों हम अमेरिका सामने सरेंडर हो जाते हैं? तेल भी अमेरिका से लेंगे, कबड़ा प्लेन भी अमेरिका से लेंगे, अमेरिका को हम फायदा पहुंचाएंगे, धंधे में आयात ज्यादा करेंगे, निर्यात कम करेंगे। अमेरिका तय करेगा कि हम रशिया से दोस्ती रखेंगे कि नहीं रखेंगे। अमेरिका का तय करेगा कि हम किससे दोस्ती करेंगे। अमेरिका का वाणिज्य मंत्री कहता है आके कि रशिया से जब आप दोस्ती करते हो तो अमेरिका को बहुत बुरा लगता है। अरे जब आप पाकिस्तान को सबसे प्रिय नेशन कहते हो तो हमको भी बुरा लगता है। हमको हमारे जो बुरा लगने पे कौन देखेगा? आप हमारे दुश्मनों को गोद में बिठा के रखोगे। आपके दुश्मनों से हमने जरा हाथ मिलाया तो आपको तकलीफ होगी। IMF से पाकिस्तान को लोन किसने दिलवाया? अमेरिका ने दिलवाया। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका ने जगह किसने दी? पाकिस्तान को। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाली कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया। बल्कि हास्यास्पद है, अमेरिका का आर्मी का जनरल जो सेंट्रल कमांड का CNC है, कमांडर इन चीफ है, वो कहता है कि पाकिस्तान इज द मोस्ट लॉयल फ्रेंड ऑफ अमेरिका इन फाइटिंग टेररिज्म। द कंट्री विच होस्ट टेररिस्ट, हाउ कैन दे काउंटर टेररिज्म? और इसके बावजूद भी अमेरिका के सामने सिर्फ एक वजह से, क्योंकि अडानी सेट अटके हैं अमेरिका में। उस अडानी को अरेस्ट नहीं हो जाए, वो अडानी का वारंट वैसे ही पड़ा रहे, इसके लिए पूरा देश अमेरिका के पैरों में लौटा दोगे क्या? 143 करोड़ का देश है, उपमहाद्वीप है भाई ये। जब हमारे प्रधानमंत्री की किरकिरी होती तो बहुत बुरा लगता है। G7 में प्रधानमंत्री दहाड़ के आ गए, सारे G7 के कंट्रीज को बताया कि एक टेरर प्रमोट कंट्री को आप प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद क्या एक्शन हुआ? कोई बात नहीं हुई। सब देशों ने ऐसा सुना, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। ऐसी जगह बोलना ही क्यों जहां अपनी इज्जत नहीं है? और कल इस्लामिक देशों ने, इस्लामिक IOC, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कोऑपरेशन जो है, उन्होंने कल एक प्रस्ताव पारित किया 57 देशों ने।
और 57 देशों ने प्रस्ताव पारित करके ये कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशंस का में ये मामला जाना चाहिए, पाकिस्तान और भारत का। लोगों को वहां पे खुद अपना भविष्य तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। और सिंधु जल संधि जो भारत ने बैन कर दी है, वो तुरंत उसको लागू की जाए। ये इस्लामिक नेशन कौन होते हैं हमको ज्ञान देने वाले? हु आर दे? और आश्चर्य की बात है कि उन देशों में से 11 देश ऐसे हैं, साइन करने वाले देशों में से 11 देश ऐसे हैं जहां हमारे ये 51 सांसद गए थे समझाने, पाकिस्तान के खिलाफ भूमिका बनाने। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से गए, वहां बढ़िया शॉपिंग की, गाने गाए, नाचे। एक एएनआई की रिपोर्ट को लेकर गए थे, रिपोर्टर को उसी को बाइट दे रहे थे कि हमारी बड़ी बड़ी बातें हुई वहां पे। और यहां आके प्रधानमंत्री उनने इवेंट बनाया, 51 सांसद को गले मिल मिल के धन्यवाद दिया कि आपने भारत की बड़ी अच्छी पोजीशन रखी। इन 11 देशों के यहाँ ये जो बोल के आए कि पाकिस्तान आतंकी है, उसका निषेध करो, वही पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। जिन 11 देशों में ये लोग गए, इनके सैलरी से जो मिलता है इनको पार्लियामेंट से पैसा, उस काटना चाहिए। ये पिकनिक पे गए थे, छुट्टी पे गए थे, टूरिज्म पे गए थे, पर्यटन के लिए। मजाक लगा के रखा है। पूरी विदेश नीति डिरेल हुई है। जब हम यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूक्रेन और रशिया को समझाने का प्रयास करते हैं, हमास और इजराइल के बीच में कूदते हैं, और वहां चाइना ने अभी पेंगोंग लेक के मुआ ने अपने मिसाइल तैनात किए हैं, जिसका रेंज 70 किलोमीटर का है। उससे पूरा पाकिस्तान का बॉर्डर सिक्योर कर रहा है वो। क्या ये पाक और चाइना का मिलके एक जॉइंट वेंचर है? और डोवाल साहब सोफा सेट पे बैठ के वहां ज्ञान दे रहे चाइनीज लोगों को, और यहां मिसाइल डिप्लॉय कर रहे हैं वो उनके पीछे। ये तो हमारे देश के इन अधिकारियों की औकात रखी उन लोगों ने, और हम झुला झुलाते हैं उनको, चाइना को। जी तो मिलाकर ये ईरान और इजराइल के युद्ध में भारत की विदेश नीति कितनी ढुलमुल है। और ये ब्यूरोक्रेट के भरोसे, ये जयशंकर जैसा आदमी जिसको आपने विदेश मंत्री बनाया मोदी जी ने, कई बीजेपी में ऐसे नेता है जो विदेश मंत्री बनने लायक है। अधिकारियों के बनाओगे तो यस मैन होता है, अधिकारी डिसीजन नहीं लेते, ऑर्डर्स पे काम करते हैं। हमें डिसीजन लेने वाला, नीति निर्धारण करने वाला, दूरदृष्टि वाला एक विदेश मंत्री चाहिए। सब सत्यानाश कर दिया है जयशंकर ने। नहीं, एक पॉलिटिकल आदमी होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। पॉलिटिकल होता है ये पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, मास्टर्स वॉइस नहीं चाहिए जो केवल। मैं अशोक भाई एक चीज और, क्योंकि वो थोड़ा इतनी चीजें और भारी भारी याद आ रही हैं, वो दब जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में लोकतंत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, राहुल गांधी ने कुछ इश्यूज उठाए थे इलेक्शन को लेकर, कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन को लेकर किस तरह से, और खास करके महाराष्ट्र में जो इलेक्शन कमीशन है उसने एक लेटर लिख के उसको खारिज किया कि नहीं हमने बिल्कुल ठीक से किया। लेकिन आज या कल में राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन से मीटिंग फिक्स हुई है कि आप आइए और हमें फिर से। इस बीच इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि वो रूल सरकार ने बदल दी है कि 45 दिन के बाद जो सीसीटीवी फुटेज है उसको बंद कर दिया, जिससे पुराना भी नहीं। मैं दो चीजें प्रश्न है, एक तो ये बिल्कुल नियत साफ हो जा रही है कि ये बिल्कुल बेईमानी कर रहे हैं। दूसरा, कोई भी निर्णय रेट्रोस्पेक्ट से नहीं हो सकता है, वो प्रोस्पेक्टिव होगा। आज से आने वाले इलेक्शन में ये इसको रेट्रोस्पेक्ट से लागू करना है। दोनों चीजों पे जरा आपका एक नहीं, देखिए डाटा तो डिलीट कर ही दिया है इन्होंने, पुराने चुनाव का डाटा डिलीट कर दिया है इन्होंने, बाकायदा ऑफिशियली बताया कि डाटा डिलीट हो गया है। देखिए क्या था कि जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है, जब उम्मीदवार फॉर्म भरता है उसका सारा डिजिटल रिकॉर्ड 3 महीने के लिए रखना था, और उसके बाद पूरा वोटिंग का प्रोसेस ये 6 से 1 महीने तक रखना, 1 साल तक रखना था। इन्होंने इसका 45 दिन तक किया। इन्होंने कहा कि 45 दिनों के बीच में यदि किसी ने हमारे खिलाफ कुछ मतलब इलेक्शन के नतीजों के खिलाफ कोई जाता है तो फिर वो डाटा सिक्योर रखा जाएगा।
45 दिन से ज्यादा का टाइम लगता है। आपको जब 45, मुझे डाटा रखने में आपको कितना खर्चा आ रहा था, सवाल ये है। डाटा आपको इरेज करने की जल्दी क्यों है? दूसरी बात, डाटा आप हो भी तो देता क्यों नहीं हो? उसके पहले ही, पिछले ही दिसंबर 2024 में इन्होंने एक और अमेंडमेंट किया। उसमें कहा कि हम पब्लिकली देंगे नहीं है डिजिटल डाटा वगैरह किसी को। क्यों नहीं देंगे? तो इनका ये कहना है कि सपोज एक बूथ पे वोटिंग हुआ और उसका वीडियोग्राफी लोकल सबके हाथ में आ गई और उस बूथ पे एक राजनीतिक दल को कम वोट मिले, तो वो उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको प्रताड़ित कर सकते हैं। ये चुनाव आयोग का दावा है। अब मेरा कहना है कि जो भी राजनीतिक दल प्रताड़ित कर सकता है, उसका बाहर टेबल भी लगा रहता है, वहां उसके लोग भी खड़े रहते हैं। जो जो आदमी अंदर जाता है वो टिक मार्क करता है अपने वोटर लिस्ट से कि इसने वोट दिया, इसने वोट दिया। जो लोग बचे हैं जिनका टिक मार्क नहीं होता, उनको घर से लाने के लिए गाड़ियां जाती है। उनके यहाँ लोग चक्कर काटते हैं, अरे भाई चलो टाइम हो गया वोटिंग का, चलो टाइम हो गया। ये एक हर पॉलिटिकल पार्टी का प्रोसेस है। तो आप वीडियो नहीं देंगे, मतलब मुर्गे के ऊपर डाला डालेंगे तो सुबह नहीं होगी। ये मूर्खतापूर्ण तर्क चुनाव आयोग ही दे सकता है। यदि मुझे मालूम करना ही है कि इस बूथ पे कौन लोगों ने वोटिंग किया हो, तो मुझे वैसे भी पता पड़ता है, क्योंकि मेरी टेबल लगी है बाहर, मुझे मालूम है कौन गए कौन नहीं गए। कोई वोटिंग का तो वीडियो नहीं है ना, वोट करते हुए तो वीडियो नहीं है, वो तो कॉन्फिडेंशियल है। तो चुनाव आयोग हमेशा बेतुके तर्क देता है और उसे देना होते हैं बेतुके तर्क, क्योंकि आपके पास सवालों के जवाब नहीं है तो आप फिर घुमाते फिराते हो। अब उदाहरण के तौर पे मैं एक बड़ा क्लासिक किस्सा बताता हूं आपको। एक सवाल उठा कि 5 बजे के बाद जब वोटिंग का समय खत्म होता है, जो लोग लाइन में लगे हैं उनका परसेंटेज 8% कैसा हो सकता है? 5 बजे बाद का वोटिंग 2 घंटे में 8% कैसा बढ़ सकता है? इसके पहले के चुनाव के 3 चुनाव के जो परसेंटेज है 5 बजे बाद वाले, वो कोई 0.65% है, 1.2% है, 0.54% है। पिछले चुनाव में 8% हो गया। तो चुनाव आयोग ने क्या बेतुका इसका तर्क दिया। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे से लेके 5 बजे तक जितना वोटिंग हुआ और पर आवर का यदि अनुपात निकालते हैं, तो उस अनुपात के हिसाब से आखिरी 2 घंटे में, 5 बजे बाद वाले घंटे में भी जो वोटिंग हुआ वो ज्यादा नहीं माना जाता। तो इसके पहले 3 चुनाव में 1.2%, 0.65%, 0.54% क्यों हुआ, और एकाएक इसी चुनाव में 8% क्यों हुआ? क्या 5 बजे बाद लोग लाइन में उतने ही लगते हैं जो लोग सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में वोटिंग कर गए? ये मूर्खतापूर्ण तर्क है और यही जवाब वो देते हैं और बोलते हैं आपके सवालों का जवाब दे दिया। इनको एक डायरी मैंडेटरी है चुनाव आयोग की वेबसाइट पे। एक चुनाव के जो अधिकारी होता है इसको एक डायरी मेंटेन करनी होती है। उस डायरी में बहुत सारी चीजें की एंट्री करनी होती है। एक एंट्री उसमें यह भी है कि 5 बजे बाद जो वोटर लाइन में खड़ा है उनको कितनी पर्चियां बटी, और पर्चियां उल्टे क्रम से बटती है। मतलब जो वोटिंग के लिए बिल्कुल सामने खड़ा है उसको 1 नंबर मिलता है और आखिरी आदमी को आखिरी नंबर मिलता है। तो पर्चियां कितने नंबर में बटी, यही डाटा मांगा था। चुनाव आयोग ने कहा कि डाटा हमारे पास है नहीं। चुनाव आयोग का दुरुपयोग, ये नियत सरकार की तभी समझ में आ गई जब सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने एक व्यवस्था दी थी कि चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन मिलकर करेंगे ताकि बैलेंस हो। मोदी सरकार ने नया कानून ला के प्रधानमंत्री, उनके एक सहयोगी मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब 2 और 1, 2 तय करेंगे कौन होना है। तो फिर सरकारी पिट्ठू बिठाना शुरू कर दिए और फिर ऐसे लोग बिठा दिए कि जब भी सवाल पूछो तो एक ही जवाब आ जाता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
राजीव कुमार जैसा नाकारा और निकम्मा चुनाव आयुक्त आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। चुनाव आयोग पे आरोप है कि यादी में मतदाताओं की जो सूची है उसमें गड़बड़ होती है। नहीं मानते थे। ममता बनर्जी ने जब सब कुछ दे दिया, अब मानने लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ तो है, उसको रेक्टिफाई करेंगे। 2021 में एक एक्ट अमेंड हुआ, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, और उसमें आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया जोड़ने के लिए। 2021 से लेकर 25 तक आधार कार्ड क्यों नहीं जोड़ा गया मतपत्र के साथ, उस तुम्हारे पहचान पत्र के साथ? क्योंकि आपको फर्जी मतदान करना है। 30 से 40 लाख का ब्लॉक एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमता है, ऐसा फर्जी मतदान। तो कई सवाल है कि लॉजिस्टिक जवाब दो उसके। आपको पूछा कि भाई दिल्ली से लखनऊ का रास्ता कौन सा है, तो आप हमको चंडीगढ़ मत भेजो, चंडीगढ़ का रास्ता ठीक हो गया। अरे हम लखनऊ पूछ रहे आपको, आप चंडीगढ़ बता रहे। रास्ता ही तो पूछा आपने। अब आपने लखनऊ का पूछा और हमने चंडीगढ़ का बता दिया, तो क्या गलत हुआ? मुजोरी और है। ये 2014 के बाद ये जो डेटा ही आई है ना, मतलब गलत काम करो उसको डंके की चोट पे सही बताओ, चोरी पकड़ी जाने के पे बाद भी मैंने चोरी नहीं की बताओ। ये जो ढिठाई है, इसका उच्चांक स्थापित किया इन लोगों ने। और चुनाव आयोग इसमें, इस रेस में सबसे आगे है, गोल्ड मेडलिस्ट ढिठाई में। मैं बस एक अंतिम प्रश्न करके इसको खत्म करेंगे। मैं इसलिए एक छोटी सी चीज इसमें ऐड कर दूं, और अगला प्रश्न बहुत छोटा है। एक और चीज दर्शकों को जानना जरूरी है। जैसे 2017 में गुजरात में विधानसभा इलेक्शन हुए, 99 सीट आई थी बीजेपी की, 77 सीट आई थी कांग्रेस की। वहां पे करीब 21 पिटीशन फाइल हुई। 2 पिटीशन को फाइनल डिस्पोज ऑफ हुआ था, जिसमें दोनों में बीजेपी विधायक के चुनाव को रद्द किया गया, और वो दोनों आके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेके वो 5 साल तक वो भाई साहब मंत्री बने रहे, वो विधायक। बाकी 17-18 पिटीशन पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई, 5 साल उसको दबा के रख लिया गया हाईकोर्ट में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं इलेक्शन पिटीशन है, तो इलेक्शन पिटीशन का ये भी क्लॉज होना चाहिए कि अगर इस तरह की बात है तो वो हटेगा नहीं, वो 5 साल तो रहेगा ही रहेगा भाई, क्योंकि 5 साल तक उसकी वैधता, उसकी उस पर चुनौती दी सकती है। मुझे लगता है कि ये भी एक है। लेकिन मैं अंतिम सवाल जो आपसे कर रहा हूँ बहुत ही संक्षेप में, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मुंह छुपाने की आदत पड़ गई है। बहुत से हमारे आपके घर में भी बहुत से लोग हैं, कोई आ जाता है तो पीछे छुप जाते हैं, बीवी को आगे भेज देते हैं, तुम बात करो, फोन नहीं लेते। ये एससीओ की मीटिंग हो रही है शंघाई कॉर्पोरेशन की, उसमें भेजे जा रहा है राजनाथ सिंह और डोवाल साहब। वो समिट है, उस समिट में मोदी जी को अब ये धीरे से फिर चुप गए। अब इनको ये लगता है दोनों, पहले मुझे लगता था इनको भाषा की दिक्कत है, लेकिन वो इन्होंने कवर कर लिया, हर बात पे हा। लेकिन अब की मुंह चुरा रहे हैं, क्योंकि वहां इनको किस बात का डर है, वाई ही इज नॉट गोइंग। और दूसरा, एससीओ जो है वो व्यापार और उसके लिए है, एससीओ रक्षा के लिए नहीं है, जिसमें राजनाथ सिंह जाके भारत का पक्ष रखेंगे। एक बहुत छोटी टिप्पणी, मुंह कब तक चुराएंगे और क्यों चुरा रहे हैं? नहीं, वो जहां जवाब नहीं दे सकते वहां से वो भाग देते हैं, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां खुल के जाते हैं। मैंने कहा ना कि कोई आदमी शहीद होगा तो ट्वीट नहीं आता, और किसी एक्टर के शादी में ट्वीट हो जाता है बधाई का, क्रिकेट में सेंचुरी हो जाती है प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है। लेकिन प्रधानमंत्री तथाकथित रूप से 35 मिनट बात करके व्हाइट हाउस को हड़काते हैं, लेकिन ट्वीट नहीं करते। उन्होंने क्या बोला ये बताने के लिए फिर एक गरीब गाय को सामने भेज देते, जो हमारे विदेश सचिव है। वो बेचारे आके पट 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 35 मिनट में क्या बात बोला ये बोल के निकल गए। और उसके बाद 15 मिनट बाद ट्रंप फिर कहते हैं कि इन दोनों का युद्ध शांति में नहीं करवाई, आई ओनली गॉट दी इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन टेबल। तो प्रधानमंत्री ने 35 मिनट जो हड़काया व्हाइट हाउस को, शायद उन्होंने फोन सुना ही नहीं, ये बोलते रहे और उन्होंने फोन साइड को ऐसा रख दिया होगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री, ये आज से थोड़ी है सर, ये हमेशा ही भागते आ रहे हैं, सवालों से भागते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते हैं,
इनको सवाल पूछवाना होता तो अक्षय कुमार को बुला लेते हैं, और फिर विश्व के सबसे बड़ी समस्या पे बात होती है कि आम काट के खाया जाता है कि चूस के खाया जाता है। लेकिन ये जो इस देश को चूस रहे हैं, इस पे सवाल करो तो कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करता हूं, आप ही के प्लेटफॉर्म पे आए प्रधानमंत्री जी, हम और आप दोनों होंगे, और बदतमीजी नहीं होगी, बिल्कुल प्यार से सवाल पूछेंगे। वो बोल दे कि इसका जवाब मैं देना नहीं चाहता, उसको रिपीट नहीं करेंगे। सवाल हमारे होंगे, जवाब भारत के भाग्य विधाता के होंगे, जो नए भारत के निर्माता है, जो मां भारती के सुपुत्र है। मां भारती के सुपुत्र जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? लेकिन नहीं आएंगे वो। फिर एक आध अक्षय कुमार जैसा कोई, सैफ अली खान वगैरह, उनको बुला लेंगे इंटरव्यू देने के लिए, या फिर ऐसे पत्रकारों को बुला लेंगे कि जो पूछेंगे कि मोदी जी इतनी एनर्जी आप लाते कहां से? अरे मोदी जी काम करे तो एनर्जी वेस्ट हो। मोदी जी को तो सवाल ये पूछना चाहिए कि इतनी स्टोर्ड एनर्जी आप खर्चा कैसे करते हैं? कुछ करते क्यों नहीं हो? अशोक भाई खत्म करेंगे, और मैं एक बात इसलिए कह दूं, ये शायद आदत बन गई है, सरकारी जिम्मेदारी से भागते हैं, राजनीतिक जिम्मेदारी से भागते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी से भागते हैं, और मैं सार्वजनिक मंच से फिर से एक बार याद दिला दूं, मैं एक जिम्मेदारी नहीं, मैं अशोक भाई, अगर किसी दिन मुझे ये दिख जाए, और आपको दिख जाए तो आप मेरे लिए, अब हम लोग, मेरे माँ बाप तो नहीं रहे, लेकिन आपके अगर कोई पिता या माँ 80, 85, 90 वर्ष की हैं, मुश्किल से जाना पड़ रहा है एटीएम, तो मैं आपसे उस दिन से मेरे आपके हाथ जोड़ लूंगा कि अशोक भाई मेरे आपके संबंध से, अरे आप क्योंकि उसकी बात आप में करते हैं। इंसानियत है ही नहीं अशोक भाई। अगर क्या आप कहा आनंद जी, ये छोड़ दीजिए, मेरे माता पिता भी नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है कि मैं कभी बैंक जाता हूँ और कहीं वृद्ध महिला लाइन में खड़ी होती है, तो मैं उसको हाथ पकड़ के बोलता हूँ, माता जी क्या है? बोला मुझे पैसा निकालना है। मैंने, आप आगे जाइए, पहले पैसा, भाई पहले माता जी को कर दो यार, माता जी लाइन में खड़ी अच्छी नहीं लगती, आप जाइए माता जी, जाइए या बैठिए, मैं आपको लाइए चेक मैं देता हूँ। या प्यून को बोलता हूँ जरा देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा चेहरा जाना पहचाना है तो थोड़ी बैंक में भी इज्जत मिल जाती है। मैंने जरा दे दे यार, माता जी बैठिए, बैठो बैठो, चेयर पे बैठो माता जी। ये बाहर भी देखते तो हम, और ये मतलब कोई आदमी अपनी वृद्ध अवस्था वाली माँ को ड्राइंग रूम से बाहर वरांडे में इसलिए लाए आशीर्वाद दिलवाने बर्थडे का, ताकि विश्व के सारे कैमरे देख ले उसको। मेरा जन्मदिन पे मेरी माँ मुझे आशीर्वाद देती है, ये मेरा निजी कार्यक्रम है, इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं मैं घोषित करता। चलिए, और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम हो जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम लोगों को एक पूरी बात, एक बात एक विषय पे करेंगे, अगली बात शायद रक्षा विभाग, मतलब जिस तरह से रक्षा मंत्रालय का यूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, भी बात यूज नहीं, अब्यूज हो रहा है, रक्षा मंत्रालय का अब्यूज हो रहा है। पहली बार रक्षा मंत्रालय में राजनीति हो रही है, जो बहुत खतरनाक है। और अशोक भाई उस पर एक पूरी बात करनी चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा एक बचा हुआ है, अगर आप उसको भी खत्म कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा इससे। कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।